तारीख थी 26 दिसंबर, साल था 1900। हेस्पेरस नाम का एक छोटा समुद्री जहाज समंदर में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इसकी मंजिल थी आइलियन मोर टापू। 7 छोटे छोटे टापुओं का एक समूह था जिन्हें फ्लैनेंस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। इन्हीं टापुओं में सबसे बड़ा टापू था ये आइलियन मोर, जिस पर एक लाइट हाउस बना हुआ था। इस लाइट हाउस में कुल 4 लोग लाइट हाउस कीपर के तौर पर काम करते थे, जिनके नाम थे जेम्स डुकट, थॉमस मार्शल, डोनाल्ड मैकआर्थर और जोसेफ मूर। एक पांचवा था जिसे टेम्परेरी तौर पर रखा गया था कि अगर इन चारों में से किसी की तबीयत खराब होती है या फिर कोई और समस्या आ जाती है तो वो उसकी जगह ले सके और उसको छुट्टी दे सके। ये जो काम होता था लाइट हाउस कीपर का, तो 6 हफ्ते की इनको ड्यूटी देनी होती थी, उसके बाद 2 हफ्ते की इनको छुट्टी मिलती थी। ये छुट्टी मिलने का जो सिलसिला था ये रोटेशन में होता था। तो एक इंसान जब छुट्टी पर जा रहा होता था तो उससे पहले छुट्टी पर गया हुआ इंसान वापस आकर उसकी जगह ले लेता था। इस तरह से 3 लोग हमेशा लाइट हाउस में मौजूद रहते थे और एक इंसान हमेशा छुट्टी पर रहता था। अब ये जो काम था लाइट हाउस कीपर का, तो लोग जल्दी इसको करने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि 6 हफ्ते यहाँ पर ड्यूटी देने के दौरान इनका संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता था। ये आइलैंड, ये टापू ही इनकी दुनिया बन जाता था। किसी बाहरी इंसान की शक्ल देखना भी इनको नसीब नहीं होता था इस दौरान, सिवाय अपने साथियों के। टापू से बाहर भी कुछ दिखाई नहीं देता था सिवाय चारों तरफ फैले हुए विशाल समंदर के। और ये टापू भी छोटा टापू था, लगभग 500 मीटर इसकी चौड़ाई थी, 1 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई थी। ये यहाँ से जा भी नहीं सकते थे इस दौरान और कोई आ भी नहीं सकता था। आने जाने का एक ही तरीका था, जहाज़ के द्वारा। जहाज़ 2 हफ्ते में एक बार यहाँ पर आता था, यही हेस्पेरस जहाज़। इस दौरान ये रसद वगैरह खाने पीने का सामान लेकर आता था और छुट्टी से लौट रहे एक लाइट हाउस कीपर को लेकर आता था। वापस जाते वक्त छुट्टी पर जाने वाले को अपने साथ ही लेकर जाता था। तो पहली तो ये बात थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तन्हाई का आलम था, इसलिए यहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। और उसके बाद दूसरी बात ये थी कि इस टापू के बारे में तमाम कहानियाँ भी मशहूर थी। जब इस टापू का नाम फ्लैनल आइलैंड नहीं होता था, उसके सैकड़ों साल पहले इसका नाम हुआ करता था 7 हंटर्स। और ये माना जाता था कि यहाँ पर 7 शिकारी, जो भूत और शैतानी तरह के शिकारी हैं, उनकी आत्माएं यहाँ पर घूमा करती हैं। तो अगर कोई रात में यहाँ पर रुकेगा तो उसको परेशान करेंगे और जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो सैकड़ों साल पहले यहाँ पर कुछ लोग अपनी भेड़ों को चराने भी लाया करते थे। अब भेड़ों के बारे में एक अजीब कहानी सामने आती है कि जो भेड़ें यहाँ पर घास चरती थी तो इनको जुड़वा मेमने पैदा होते थे और इनके घाव भी बड़ी जल्दी, बड़ी तेज़ी के साथ ठीक हो जाया करते थे। तो लोग मानते थे कि यहाँ की घास में कुछ खूबी है। इसके अलावा और भी कहानियाँ थी। बताया जाता था कि हरे बालों वाली मछली जैसे जीव कुछ इस आइलैंड के नीचे गुफाओं में रहते हैं। इनका आधा शरीर मछली की तरह होता है और आधा शरीर इंसान की तरह होता है। तो ये इंसानों को नीचे गुफाओं में पानी के अंदर खींच ले जाते हैं और मार डालते हैं। तो ये सारी कहानियाँ भी फैली हुई थी। उसके बाद एक बात थी इस टापू के बारे में कि इस टापू की हवाओं में एक अजीब सी उदासी और मनहूसियत हमेशा फैली रहती थी। तो इसलिए यहाँ पर लोग जल्दी काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। कुछ जो ज़्यादा हिम्मती होते थे, जो ज़्यादा परवाह नहीं करते थे, इन बातों में यकीन नहीं करते थे, वही लोग यहाँ पर काम करने के लिए तैयार होते थे। तो आज ये हेस्पेरस जहाज़ इसी टापू की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इसे आना तो था 20 दिसंबर को, लेकिन इसका मौसम ख़राब था उस दिन समंदर का, तो फिर उस दिन टाल दिया गया। आज 6 दिन बाद 26 दिसंबर को दोपहर को ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। ये अपने साथ चौथे लाइट हाउस कीपर को ले जा रहा था, ये जहाज़, जिसका नाम था जोसेफ मूर। लेकिन जोसेफ मूर काफ़ी ज़्यादा बेचैन था और काफ़ी ज़्यादा परेशान था। सुबह से कुछ बोला नहीं था, किसी से इसने बातचीत नहीं करी थी। अगर किसी ने इससे बातचीत करने की कोशिश भी की थी तो इसने हाँ हूँ में जवाब दे दिया था। और इसकी परेशानी की वजह थी एक खबर जो अच्छी नहीं थी। 15 दिसंबर को एक आक्टन नाम का स्टीमर इसी टापू के पास से निकला था और इस स्टीमर के लोगों ने नोटिस किया था कि लाइट हाउस की लाइट नहीं जल रही थी, जबकि टापू के आसपास काफ़ी ज़्यादा कोहरा फैला हुआ था। तो इसके बाद 18 दिसंबर को जब ये लोग पोर्ट पर पहुंचे, बंदरगाह पर, तो इस खबर को बताया इन्होंने लाइट हाउस के जो अधिकारी हैं उनको। तो अब ये वापस चला जा रहा था हेस्पेरस जहाज़ इसी की तरफ, टापू की तरफ बढ़ता हुआ। और ये पता था जोसेफ मूर को कि अगर लाइट हाउस की लाइट नहीं जल रही थी तो इसका मतलब कि कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है, क्योंकि ये खुद एक लाइट हाउस कीपर था और इस लाइट हाउस के कुछ नियम थे जिनको बड़ी सख्ती के साथ पालन करना ही होता था। जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो या कोई भी समस्या हो, लाइट हाउस की लाइट को हमेशा जलाना ही होता था।
क्योंकि ये जो जहाँ पर ये टापू बना हुआ था तो यहाँ पर जहाज़ काफ़ी ज़्यादा टकराते थे, जहाज़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता था, डूब भी जाते थे। इसीलिए 1899 में 1 साल पहले यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ इस लाइट हाउस को बनाया गया था ताकि जहाज़ों को टकराने से रोका जा सके। तो दुर्घटना काफ़ी ज़्यादा होती थी यहाँ पर, इसलिए सख्त निर्देश था कि किसी भी कीमत पर लाइट हाउस की लाइट को जलाए रखा जाए। तो अब इसको पता था कि अगर लाइट नहीं जल रही तो शायद कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। उसके अलावा कुछ और भी नियम थे जिनको पालन करना होता था लाइट हाउस के कीपर को। एक पोल लगा हुआ था लाइट हाउस पर जिसमें एक झंडे को लगाया जाता था। ये झंडा तब लगाया जाता था जब हेस्पेरस जहाज़ इस टापू के नज़दीक पहुंचता था, ताकि जहाज़ को बताया जा सके कि सब कुछ ठीक है, आप आ सकते हैं टापू की तरफ। उसके अलावा लाइट हाउस के 2 कीपर्स को नीचे समंदर के किनारे खड़े होकर आने वाले साथी का स्वागत करना होता था, उसे रिसीव करना होता था। उनको सामान ले जाने के डिब्बे लाने होते थे जिनमें फिर खाने पीने का सामान रखा जाए। तो एक आया हुआ, ये जो 2 लोग आते थे यहाँ पर, इनमें से एक तो छुट्टी पर चला जाता था, वापस जो आया था अब 2 लोग फिर से हो जाते थे। तो ये लोग खाने पीने का सामान उठाकर वापस लाइट हाउस में जाते थे। तो ये नियम थे, इनको पालन करना ही होता था। तो अब ये जहाज़ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अब धीरे धीरे जब ये नज़दीक पहुँचने को हुआ, हेस्पेरस जहाज़ दोपहर का वक्त था, तो फिर जोसेफ मूर ने देखा कि आगे समंदर में कोहरा फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा था। ये जहाज़ कोहरे में आगे समाता हुआ चला जा रहा था। जोसेफ मूर की बेचैनी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। इसके हाथों की उंगलियां कांपने लगी थी, लेकिन इसने किसी को दिखाई न दे इस वजह से जल्दी से अपने हाथों को अपने कोट में डाल लिया था। जहाज ये आगे बढ़ता रहा, टापू नज़दीक आता रहा। अब कोहरे के बीच से एक सलेटी रंग की आकृति टापू की दिखाई देने लगी थी। तो ये जोसेफ मूर बड़ी नज़रें गड़ाए देखता रहा, बड़ी उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो। अब ये जब रास्ते में आ रहा था तो ये उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है कि उस रात में लाइट हाउस ना जल रहा हो, कोई दिक्कत रही हो। अब जब ये पहुंचेंगे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक मिलेगा, इनको झंडा लगा हुआ दिखाई मिलेगा लाइट हाउस के पोल पर, इसके साथी नीचे खड़े इसको रिसीव करने के लिए मिलेंगे। तो बड़ी शिद्दत के साथ ये देखता हुआ चला जा रहा था लाइट हाउस में कि इसको झंडा दिखाई दे। लेकिन जब ये टापू कुछ साफ दिखाई देने लगा, लाइट हाउस कुछ साफ दिखाई देने लगा, तो इसको दिखाई दिया कि पोल पर कोई भी झंडा नहीं लगा था। अब ये नीचे देखने लगा, समंदर के किनारे जहाँ पर साथी खड़े रहते हैं वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, और ये जो बक्से लाए जाने थे वो बक्से भी वहाँ पर नहीं खड़े थे। तो ये एक बड़ी सीढ़ियों की लंबी कतार उस लाइट हाउस से नीचे समंदर के किनारे तक आती थी घूमते हुए, और ये सीढ़ियों की कतार बड़ी दूर से दिखाई दे जाती थी। तो अब ये देखने लगा बड़ी नज़रें गड़ाए हुए कि उस शायद नीचे नहीं लोग खड़े हैं, तो सीढ़ियों से आते हों, थोड़ा देर हो गई हो, उनको आ रहे हों अभी भी। तो बड़ी उम्मीद से देखता रहा, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं दिखाई दिया। अब जब ना तो झंडा लगा हुआ दिखाई दिया, ना तो लोग आते दिखाई दिए, ना तो नीचे खड़े हुए दिखाई दिए, तो हेस्पेरस जहाज़ के जो बाकी लोग थे इनको भी थोड़ी परेशानी महसूस होना शुरू हो गई, क्योंकि ये अजीब बात थी। ये कुछ कड़े नियम थे जिनको हर किसी को यहाँ पर लाइट हाउस कीपर को पालन करना ही होता था। तो अब ये थोड़ा परेशान होने लगे थे बाकी के भी लोग, लेकिन इनको लगा कि हो सकता है कि उन्होंने ध्यान न दिया हो या कोई और बात हो। तो फिर जो कैप्टन था हेस्पेरस जहाज़ का, इसने 3 बार लगातार हॉर्न बजाया कि अगर कहीं और हो, ध्यान न दिया हो तो उनको पता चल जाए। लेकिन हॉर्न बजाने के बाद भी कोई लाइट हाउस के पास दिखाई नहीं दिया। तो फिर इन्होंने एक फ्लेयर छोड़ा आसमान में सूचना देने के लिए। फ्लेयर का भी कोई असर नहीं हुआ, कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर कैप्टन को लगा कि अब वहीं पर जाकर देखना पड़ेगा। तो इसने फिर जोसेफ मूर को एक नाव उतारी, नीचे नाव में बिठाया और कहा कि आप जाकर देखकर आइए कि लाइट हाउस में क्या माहौल है, लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। तो जोसेफ मूर नाव में बैठकर फिर किनारे आता है, नीचे बांधता है नाव को। उसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है उसी लाइट हाउस की तरफ। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था, इसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ती हुई चली जा रही थी। इसी हवाओं में फैली हुई मनहूसियत और उदासी का एहसास इसको अभी भी हो रहा था, हमेशा से होता रहा था इसको यहाँ पर काम करने के दौरान। पिछले साल जब इसने यहाँ पर काम करना शुरू किया था तो इसको लगा था कि यहाँ पर जो ये वीराना है, तन्हाई है, इसकी वजह से इसको ऐसा एहसास हो रहा है। इसको आदत नहीं है अभी यहाँ पर काम करने की। जब थोड़े दिन यहाँ पर रुकेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसको आदत हो जाएगी। लेकिन लगभग साल भर काम करने के बाद भी इसका जो एहसास था ये गया नहीं था। तो ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अब अपने मन में अभी भी इसके आस और उम्मीद लगाए था कि वहाँ पर लोग इसको मिलेंगे, कुछ शायद हो सकता है कोई बीमार हो या कोई ऐसी बात हो। तो अपने आप को एक दिलासा देता हुआ चला जा रहा था सीढ़ियों पर लगातार चढ़ते हुए। लेकिन ये इसके जो दिलासे थे ये आशंकाओं के उठते हुए तूफान के आगे टिमटिमाती हुई लौ की तरह लग रहे थे।
जैसे जैसे इसके कदम सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे, इसकी उम्मीदें धीमी पड़ती हुई लगातार चली जा रही थी। अब जब सीढ़ियों पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद ये पहुंचा तो एक जगह, ये जो सीढ़ियाँ थी इसके किनारे एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, पत्थरों की कुटिया, जिसे फ्लेनल एक संत थे उन्होंने बनाया था, किसी ज़माने में 7वीं शताब्दी में बनाया था। अब ये जो एक चर्च के तौर पर बनाई गई थी ये कुटिया, तो इसकी भी एक अलग अजीब कहानी है। ये बताया जाता था कि 7वीं शताब्दी में जब ये टापू वीरान हुआ करता था तो यहाँ पर ये एक संत आए थे फ्लानन, जिनके नाम पर इन टापुओं को फिर बाद में नाम दिया गया। तो यहाँ पर आए, कुछ दिन यहाँ पर वो रुके। अचानक उन्होंने महसूस किया कि यह इस टापू पर रहने के दौरान उनके अंदर से प्रार्थना करने की बड़ी तीव्र इच्छा जागृत होती चली जा रही है, और जो बाकी के लोग भी यहाँ पर आते थे तो उनके मन में बड़ी तेज इच्छा होने लगती थी कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और प्रार्थना करने लगें। तो इसी इच्छा को देखते हुए फिर इन संत ने यहाँ पर एक छोटा सा चर्च बनाया था। चौकोर पत्थरों को रख के इसको बनाया गया था, एक झोपड़ी की तरह से, एक कुटिया की तरह से ये लगता था। तो जब ये चर्च यहाँ पर बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जो भी आता था वो इस चर्च को जैसे ही देखता था वो अपने घुटनों पर गिर जाता था और प्रार्थनाएं करने लगता था। घुटनों पर गिरे हुए वो एक चक्कर लगाता था इस पूरे चर्च का, उसके बाद वो अंदर जाता था और बड़ी देर तक प्रार्थनाएं करता रहता था। कुछ लोग इस चर्च की दीवारों के पास भी बैठकर प्रार्थनाएं करते थे। तो एक अजीबोगरीब बात थी इस चर्च को लेकर, जो एक झोपड़ी नुमा था, चौकोर पत्थर का बना हुआ, इसकी छत भी पत्थरों की बनी हुई थी। यहाँ इस टापू के प्राचीन समय में कुछ और भी रीति रिवाज थे। ये बताया जाता था कि यहाँ आने वाले लोगों को अपनी टोपी उतारना पड़ता था जैसे ही वो इस टापू पर कदम रखेंगे। उसके बाद उनको सूरज की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर लगाना पड़ेगा इस टापू पर आने से पहले। तो ये रीति रिवाज भी थे यहाँ के। तो ये बढ़ता चला जा रहा था जोसेफ मूर उसी लाइट हाउस की तरफ। तभी अचानक इसने देखा कि ये जो झोपड़ी है तो इसकी छत गायब है, पत्थर आसपास बिखरे हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से इन पत्थरों को बाहर की तरफ ढकेल दिया है। अब ये पत्थर काफ़ी ज़्यादा वजन थे, काफ़ी ज़्यादा, कई टन इनका वजन था। तो ये बात इसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। तो ये गया इस झोपड़ी के पास। फिर इसने देखा कि झोपड़ी के दीवारों के पास खुरचने के काफ़ी गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने हाथों से इस मिट्टी को खोद डाला है। लेकिन ये अपने आप को दिलासा देने लगा कि हो सकता है कि ये जो इसकी छत उड़ी है, ये कोई बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर तूफान आ गया हो, उसकी वजह से ये छत उड़ गई हो, और कोई चीज़ तूफान में उड़कर यहाँ पर आ गई हो जिसने फिर यहाँ इस मिट्टी को खोद डाला हो। तो ये अपने आप को दिलासा देता हुआ चला जा रहा था। इसने देखा इन चीज़ों को। उसके बाद ये फिर आगे बढ़ा इस लाइट हाउस की तरफ। तो लाइट हाउस के किनारे पहुँचकर इसने देखा कि इसका जो मेन गेट था वो बंद था। मेन गेट को फिर इसने खोला, अंदर गया तो अंदर जाने का लाइट हाउस के वहाँ भी गेट बंद था। अब इसने फिर ठोकना शुरू किया कि अंदर कोई हो, तो वो दरवाज़ा खोले, बाहर निकले, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसने कई बार आवाज़ें भी दी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर, लेकिन कोई जवाब जब नहीं आया तो इसने फिर चारों तरफ घूमना शुरू किया कि कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दिया। तो ये जो रसोई थी इस लाइट हाउस की, इसमें फिर अंदर जाने की एक खिड़की लगी हुई थी। तो खिड़की फांद कर ये अंदर गया। अब अंदर का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला था, हैरान भी करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल लगी हुई थी, जो खाना खाने की जगह थी, वहाँ पर टेबल लगी हुई थी, उसके ऊपर प्लेटें रखी हुई थी और प्लेटों में आधा खाया हुआ खाना मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आधा खाना खाया है और उसके बाद अचानक उसको कहीं पर भागना पड़ गया है। जो टेबल के चारों तरफ कुर्सियां पड़ी हुई थी, ये भी उल्टी पुल्टी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी तेजी के साथ यहाँ से उठकर बाहर गया है। तो एक रेनकोट यहाँ पर टंगा हुआ था। इसने देखा ये जो 3 लोग यहाँ पर काम करते थे तो इनके पास एक एक रेनकोट होता था। अगर इनको बाहर जाना होता था तो ये रेनकोट हर हाल में पहन कर जाते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती थी। बाकी रेनकोट के अलावा इनके पास एक शर्ट ही होती थी, तो शर्ट में काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती थी, बाहर बौछारें भी निकलती रहती थी, जिसकी वजह से इनकी शर्ट भी भीग जाएगी, ठंडी और ज़्यादा लगेगी। तो ठंडी लगने की वजह से तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इसलिए जब भी ये बाहर जाते थे तो ये रेनकोट पहन कर ही जाते थे। लेकिन एक रेनकोट यहाँ पर टंगा हुआ था। तो अब ये चीज़ें हैरान करने वाली थी, परेशान भी करने वाली थी। ये काफ़ी डरा हुआ पहले से ही था, अब और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। तो बड़ी तेज़ी के साथ फिर ये सीढ़ियाँ उतर कर वापस आता है, उसी जहाज़ में पहुँचता है, कैप्टन को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पर लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कैप्टन इसको 2 लोग फिर इसके साथ और भेजता है, कहता है कि जाओ देखो क्या बात है।
और पता लगाओ कि अगर कहीं पर मिल जाए। तो ये लोग आते हैं, फिर आगे लाइट हाउस में और ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को। तो ये ऊपर जाते हैं जहाँ पर ये लाइट हाउस की लाइट लगी होती है। यहाँ पर लेंस साफ़ किए गए थे लाइट हाउस के, और जो लैंप होता है लाइट हाउस का उसमें तेल भरा गया था। तो अब ये बात इनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पर लाइट में ऊपर लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं। खैर, अब ये जो मूर था, जोसेफ मूर, इसके साथ 3 लोगों को और छोड़ा गया, और हेस्पेरस जहाज़ का कप्तान फिर वापस चला जाता है कि लोग मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, शायद इनके साथ कोई हादसा हो गया है, समंदर में गिर गए हैं या कोई और बात है, तो जाकर तुरंत इनकी सूचना दी जाए। तो हेस्पेरस जहाज़ फिर वापस लौट जाता है, और इसके बाद इसका कैप्टन था, उसका नाम था हार्वी। तो हार्वी ने फिर टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में इसने लिखा कि तीनों लाइट हाउस कीपर गायब हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन बेचारे 3 लोगों के साथ कोई बहुत ही भयंकर हादसा हो गया है। तो अब ये वापस चला गया था यहाँ पर टेलीग्राम भेजने के लिए जहाज़, और ये जो 3 लोग यहाँ पर थे, ये सुराग लगाने की आखिर कोशिश कर रहे थे कि कुछ पता लग जाए, जिससे फिर आगे की बात कुछ जाहिर हो। तो फिर चर्च की छत तो पहले ही पलटी मिली थी, और उसके पास हाथों से खोदने के निशान भी थे। तो ये फिर जाते हैं एक दूसरी जगह। ये जिस तरफ से ये आया था जोसेफ मूर, तो इसके एक तरफ का हिस्सा था, इसके दूसरी तरफ के हिस्से में एक ट्रेन की पटरियां बिछी हुई थी। किसी समय में इसमें एक छोटा भाप का इंजन लगा होता था, जिससे सामान को ये खींच कर इंजन वापस पहुंचाता था इस लाइट हाउस में। तो दूसरी तरफ ये छोटी ट्रेन की पटरियां थी, तो उस तरफ फिर ये जाते हैं। अब जब उस तरफ ये जाते हैं, तो ये जो रास्ता था और ये जो ट्रेन की पटरियां थी, तो रास्ते से ट्रेन की पटरियों में नीचे जहाँ पर समंदर में जाकर ये ट्रेन की पटरियां ख़त्म होती थी, एक कंक्रीट की बनी हुई थी, उसके ऊपर छोटी छोटी पटरियां थी। तो ये जहाँ पर जाकर ये ख़त्म होती थी, तो वहाँ पर समंदर के किनारे एक लोहे की बड़ी मोटी रेलिंग लगी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा मजबूत ये रेलिंग थी, और इसकी ऊंचाई समंदर से लगभग 108 फीट के ऊपर थी। तो वहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी, नीचे कुछ बक्से रखे होते थे जिनमें रस्सियाँ वगैरह रखी जाती थी। तो जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं दूसरी तरफ टापू के, तो इन्होंने बड़ी अजीब चीज़ देखी। इन्होंने देखा कि ये जो रेलिंग लगी हुई काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा ये मोटी रेलिंग थी। तो रेलिंग ये मुड़ी हुई थी, और ये रेलिंग अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको किसी ने आपस में गुत्थम गुत्था कर दिया है, जैसे किसी कागज़ को पकड़कर किसी तरह से मोड़ दिया गया है। जबकि ये जो रेलिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। इसके बाद ये जो डिब्बे थे जिनमें रस्सियाँ रखी हुई थी, ये नीचे इन्होंने देखा समंदर में बिखरे पड़े हुए थे, रस्सियाँ इनकी बह गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इनको उठाकर नीचे फेंक दिया है। उसके अलावा एक और चीज़ थी, एक बहुत ही ऊंची, एक बहुत ही बड़ी चट्टान थी, जो अपनी जगह से लगभग 10-15 फीट ज़्यादा दूरी पर खिसकी हुई थी। इसके नीचे की मिट्टी भी उठ गई थी इसी चट्टान के साथ। जब ये चट्टान खिसकी थी, तो ये घास को अपने साथ खिसकाते हुए लेकर चली गई थी, नीचे की मिट्टी इसके दिखाई दे रही थी। अब ये जो चट्टान रखी हुई थी, इसकी ऊंचाई थी लगभग 200 फीट। 200 फीट की ऊंचाई पर ये चट्टान मौजूद थी। तो अब जब ये 3 लोग यहाँ पर खड़े इन चीज़ों को देख रहे थे, तो इनको लगा कि अगर ये कोई तूफ़ान यहाँ पर आया है जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है, रेलिंग मुड़ गई है, बक्से नीचे चले गए हैं, चट्टान खिसक गई है, तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफ़ान रहा होगा। क्योंकि ऊंचाई 200 फीट की है, तो 200 फीट ऊंची अगर कोई लहर होगी तो वही पहुँच पाएगी यहाँ पर, इसके अलावा तो पहुँच नहीं पाएगी। और अगर 200 फीट ऊँची लहर है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ तूफ़ान है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला तूफ़ान है। तो खैर, अब ये चीज़ इन्होंने नोटिस करी थी। इसके बाद पता लगा नहीं था कि क्या हुआ है। इसके बाद 28 दिसंबर का दिन आता है। रॉबर्ट मिरहेड नाम का एक इंसान आता है जांच करने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो इसने फिर सारी चीज़ों को देखा, लैंप वगैरह को देखा, जो कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ी थी, खाने पीने का सामान जो पड़ा हुआ था, और जो यहाँ पर ऑयल स्किन पड़ी हुई थी उसको भी इसने देखा। तो उसके बाद इसने निष्कर्ष निकाला, रॉबर्ट मिरहेड ने, कि ये जो 3 लोग थे ये किसी वजह से लाइट हाउस से बाहर शायद तूफ़ान आया होगा, कोई बहुत तेज़ तूफ़ान रहा होगा जिससे ये डर गए और लाइट हाउस से बाहर की तरफ भागे, और इसी तेज़ तूफ़ान में 3 लोग बह गए समंदर में और इनकी मौत हो गई। तो ये निष्कर्ष निकाला था इन्होंने, रॉबर्ट ने, लेकिन ये निष्कर्ष किसी के गले नहीं उतर रहा था। क्योंकि अगर तूफ़ान आएगा तो ये जो लाइट हाउस बना हुआ है ये टापू पर सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ है, तो अगर तूफ़ान आएगा तो सबसे सुरक्षित जगह यही लाइट हाउस ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरी सुरक्षित जगह यहाँ पर है नहीं।
और ये जो लोग हैं फिर लाइट हाउस से बाहर भला क्यों भागेंगे तूफ़ान में। तो ये बात हो गई थी। जांच आगे चलती रही, पता लगाते रहे, सुराग लगाते रहे, पूरे आइलैंड पर चप्पा चप्पा छाना जाता रहा कि कहीं पर कुछ मिल जाए। आइलैंड के चारों तरफ खोजा जाता रहा कि अगर इनकी लाशें समंदर में बह गए हो तो इनकी लाश बहकर वापस आई हो, लेकिन लाश भी नहीं मिली थी अभी। ये जो लाइट हाउस था फिर इसके तहखाने में लोग जाते हैं, वहाँ पर लोग चीज़ों को पलट कर खोल कर देखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लाइट हाउस था इसका एक लॉग बुक था। लॉग बुक में जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर वो लिखी जाती थी। एक तूफ़ान का जिक्र था कि एक बहुत तेज़ तूफ़ान आया है। लॉग बुक जो लाइट हाउस की लॉग बुक थी उसमें एंट्री थी इस चीज़ की। तो ये जो यहाँ पर रेलिंग मुड़ी हुई थी और चट्टान सरकी हुई थी तो तूफ़ान आया था। लॉग बुक में एंट्री भी थी कि बहुत तेज़ तूफ़ान एक आया है। उसके बाद तहखाने में जब ये लोग जाते हैं तो फिर इनको तहखाने में शराब की ड्रम के नीचे एक डायरी मिलती है, और ये जो डायरी मिली थी इसने फिर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा उलझा कर रख दिया था। इस डायरी में लिखी हुई चीज़ें थी, थॉमस मार्शल ने लिखी थी। थॉमस मार्शल की राइटिंग में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो इस डायरी को जब पढ़ा गया तो इसमें लिखा हुआ था 12 दिसंबर की तारीख के बारे में लिखा था कि तारीख है 12 दिसंबर। जो चीज़ें लिखी हुई थी वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। 12 दिसंबर, समंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में, लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची उठ रही हैं, लाइट हाउस से टकरा रही हैं, जेम्स डुकर घबराया हुआ है। ये 12 तारीख की एंट्री थी। इसके बाद फिर बाद में लिखा गया था कि तूफ़ान अभी भी भीषण है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, हम बाहर नहीं जा सकते। पास से गुजरते हुए जहाज़ों के हॉर्न सुनाई देते हैं, केबिन की लाइटें उनकी दिखाई देती हैं, डुकट खामोश है, मैकआर्थर रो रहा है। फिर 13 दिसंबर को एंट्री हुई थी कि रात भर तूफ़ान चलता रहा, डुकट पूरी रात खामोश रहा। इसके बाद लिखा गया था कि मैं, डुकट और मैकआर्थर रात भर प्रार्थना करते रहे, मैकआर्थर रात भर रोता रहा। अब एक किस चीज़ की प्रार्थना कर रहे थे ये तो खैर इसमें नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये जिसके रोने की बात हो रही थी मैकआर्थर के, तो मैकआर्थर काफ़ी ज़्यादा अनुभवी आदमी था। इस समंदर में सेना में भी रहा था और इसको ऐसे तूफ़ानों की बहुत ज़्यादा आदत थी, कभी ये ऐसे तूफ़ानों से घबराता नहीं था। तो जो इसके घबराने की बात लिखी हुई थी इसको पढ़कर लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। फिर 15 दिसंबर को जो चीज़ लिखी हुई थी कि दिसंबर 15, तूफ़ान खत्म, समंदर शांत, ईश्वर हर जगह पर है। अब ये जब सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ी, डायरी में नोट की हुई, तो इनकी हैरानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा तूफ़ान आया था उसमें बह गए थे, ये बात तो समझ में आती थी, लेकिन अगर तूफ़ान के बाद भी डायरी में एंट्री है तो इसका मतलब ये तूफ़ान को बर्दाश्त कर गए थे। तूफ़ान को बर्दाश्त करने के बाद ये लोग गायब हुए थे, तो उसके बाद ये कैसे गायब हुए थे ये अभी भी राज बना हुआ था। तो इसके बाद अब यहाँ पर और कोई सुराग मिला नहीं था इनको। थ्योरी लगाई जा रही थी कि क्या हुआ है, तो कई इसमें फिर थ्योरी सामने आ रही थी। जैसे एक बताया जा रहा था, पहले जो थ्योरी आई थी कि रात के समय जब ये लोग खाना खा रहे थे तो हो सकता है कि इन्होंने फिर समंदर में उठती हुई तेज़ लहरें देखी हों, जिसकी वजह से इनको लगा हो कि जो दूसरे सिरे पर डिब्बे रखे हुए हैं जिनमें रस्सियाँ रखी जाती हैं वो समंदर में बह जाएंगे, तो दो लोग फिर उनको फिर ऊपर उठाने के लिए गए होंगे। और तीसरा जो था, इसने देखा होगा किसी और बड़ी लहर को आते हुए, तो ये उनको चेतावनी देने गया होगा बड़ी जल्दी में, और ये अपना रेनकोट नहीं पहना होगा। इस वजह से फिर तीनों लोग अचानक आ गई लहर और तीनों लोग उसमें फिर बह गए होंगे, लेकिन लाशें किसी की मिली नहीं थी। अब ये जो यहाँ पर तूफ़ान आया था, बड़ी बड़ी लहरें आई थी, तो इसका क्या मामला था, इसका जवाब एक जगह पर मिल सकता था। अब एक तरीका था कि अगर मान लीजिए इस लाइट हाउस में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है और कोई तुरंत इनको तत्काल मदद की ज़रूरत हो, तो खैर तत्काल मदद तो नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन इनको एक सिग्नल का तरीका बताया गया था। लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ा तवा लगा हुआ था जिसको इन्हें हिला देना था अगर इनको बाहर से मदद की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ से 18 मील दक्षिण में गैलेनहेड रेड्रिक मैकेंजी नाम का एक इंसान रहता था समंदर के किनारे, जिसको $8 दिए जाते थे देखने के लिए रोज़ाना दिन में कि अगर वहाँ से उस बड़े तवे को हिलाकर कोई इशारा किया जा रहा है और रात में अगर लाइट हाउस की लाइट नहीं जल रही है तो उसकी आप सूचना फिर हमको दीजिए तार के माध्यम से। तो इसका काम था मैकेंजी का। तो अब यही तरीका इनके पास बचा था, जो रॉबर्ट यहाँ पर जांच करने आए थे, कि वो जाएं मैकेंजी के पास, उससे पूछें कि क्या हुआ है, कुछ इसको दिखाई दिया है लाइट हाउस के बारे में या क्या, कब से लाइट नहीं जल रही है। तो ये वहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो बातें बताता है
उससे इनकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस मैकेंजी ने बताया कि 13 और 12 दिसंबर के दौरान इस समंदर में कोई तूफान आया ही नहीं था। अब अगर इतना बड़ा तूफान आया था कि उसकी लहरें लाइट हाउस से टकरा रही थी, तो ये कई 100 फीट ऊंची लहरें होनी चाहिए थी और इन लहरों को बड़ी दूर से दिखाई दे जाना चाहिए था। तो इसका काम भी था इस मैकेंजी का, ये दिन में दूरबीन लेकर लाइट हाउस को देखता था 2-4 बार, उसके बाद रात में भी देखता था। तो ना तो इसको दिन में इतना बड़ा तूफान दिखाई दिया था और ना ही रात में कभी इसको दिखाई दिया था, कोई ऐसी खबर भी मिली थी। कोई भी आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे, किसी को भी ऐसे तूफान की कोई जानकारी नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। अब ये जो बात थी इसने बताई थी और बाकी समंदर के किनारे रहने वाले लोगों ने जो बातें बताई थी, उसके बाद फिर ये काफ़ी और ज़्यादा उलझती हुई चली गई। क्योंकि अगर डायरी में लिखा है तो जाहिर बात पर तूफ़ान यहाँ पर आया है। अब ये तूफ़ान अगर इतना बड़ा तूफ़ान है तो क्या ये बाहर किसी दूसरे इलाके में आया ही नहीं और इसी टापू के नज़दीक नज़दीक ये तूफ़ान आया है? ये कैसे हो सकता है? तो पहली बात ये थी। अब दूसरी बात ये थी कि ये जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं लाइट हाउस पर, तो क्या यहाँ पर कोई तूफ़ान आया ही नहीं था और इन्होंने कोई कल्पना कर ली थी ऐसे तूफ़ान आने की? इनको कोई वहम हो गया था, इनके दिमाग पर कोई असर हो गया था जिसकी वजह से फिर इनको ऐसे अजीब अजीब ख्याल आने लगे, इनको तूफ़ान दिखाई देने लगा, इन्होंने इमेजिन कर लिया था। तो ये भी बातें चलती रही, लेकिन इनका कोई पता नहीं लग पाया कि क्या हुआ है। अब इसके बारे में तमाम तरह की धारणाएं भी सामने आई, कई थ्योरीज, रिजोल्यूशन इसके सामने आए, सॉल्यूशन सामने आए, माफ़ करिए, कि क्या हुआ हो सकता है। तो लोगों ने फिर इसके बारे में एक और बात सामने आई कि हो सकता है कि जो ये था मैकार्थर हो सकता है कि ये, क्योंकि ये जो जगह थी, ये जो टापू था, यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिमागी दबाव का हमेशा सामना करना ही पड़ता था। इस टापू के बारे में एक मनहूसियत, उदासी और एक डरावना कुछ आभास यहाँ पर हमेशा होता ही रहता था। लोग जो आते थे यहाँ पर उनको भी होता था, ये रहने वाले जो लोग थे इनको भी यहाँ पर हमेशा हुआ करता था। तो लोगों का मानना था, यहाँ के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, तो उनका मानना था कि हो सकता है किसी को इसी दिमागी तनाव के चलते उसका दिमाग खराब हो गया हो, वो पागल हो गया हो और अपने बाकी दोनों साथियों को उसने फिर मार डाला हो, समंदर में फेंक दिया हो, उसके बाद वो खुद भी जाकर समंदर में कूद गया हो। तो ये एक धारणा थी। अब इसके बारे में कई और अजीब धारणाएं भी, जैसे कि कुछ लोग मानते थे कि ये जो नीचे समंदर के नीचे गुफाओं में रहने वाले जीव हैं बड़े, इन्होंने कुछ इनको खींच लिया हो, समंदर में नीचे ले जाकर चले गए हों। उसके बाद कुछ लोग मानते थे कि यहाँ पर इस टापू पर एक भूतिया जहाज़ आता है, भूतों से भरा हुआ, तो ये लोग फिर इनको हो सकता है भूत अपने साथ उठा ले गए हों। कुछ लोग मानते थे कि ये जासूसों का काम है, कुछ लोग मानते थे कि ये कोई समुद्री लुटेरों का काम है, कुछ लोग मानते थे कि ये एलियन ने, हाल के दौर में कुछ लोग मानने लगे कि एलियन ने इनको फिर एब्डक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया। कुछ लोग एक और अजीब चीज़ मानते थे कि जब ये गया था जोसेफ मूर यहाँ पर, तो इसको फिर लाइट हाउस की छत पर, लाइट हाउस का जो सबसे ऊपरी सिरा था, उस पर 3 विशालकाय अजीब तरह के पंछी बैठे हुए दिखाई दिए थे। ऐसे पंछी इसने कभी पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और इसके बाद भी इसने ऐसे पंछी कभी यहाँ पर नहीं देखे। अब यहाँ पर पंछियों का दिखाई दे जाना एक बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच था और पंछी यहाँ तक आते नहीं थे, उनके यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होता था। ऊपर से अजीबोगरीब पंछी थे और इनका आकार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो जैसे ही ये जोसेफ मूर इसके नज़दीक पहुँचा, तो ये जो पंछी थे आसमान में ऊपर उड़ गए और उसके बाद कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए। तो कुछ लोग मानते थे कि ये जो तीनों लाइट हाउस कीपर थे, तो 7 शिकारियों की शैतानी आत्माओं ने इनको फिर पंछियों में बदल दिया था और ये अभी भी पंछी बने हुए घूम रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें फिर इनके बारे में यहाँ के जो लोग हैं वो अपने दिमाग लगाते रहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ था इसके बारे में ये अभी तक जाहिर तौर पर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इसके बारे में कुछ, ये है तो कहानी दिलचस्प, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। अब ये माना जाता है कि इसमें ये जो कहानी काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, लगभग 100 साल से ऊपर हो गया है इसको, 1900 की कहानी है, 120-25 सवा 100 साल हो गया है। तो ये माना जाता है कि इसके साथ साथ फिर इस कहानी में कई चीज़ें लोगों ने अपने आप, कई लेखकों ने जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे लिखने वाले लेखक थे जो शर्लॉक होम्स की कहानी, कॉनन आर्थर डॉयल, उन्होंने फिर एक मैरी सेलेस्ट की कहानी लिखी थी, तो उसमें भी इसी तरह का वर्णन था कि प्लेटों पर आधा खाया हुआ खाना मौजूद था।
तो कई लोग ये मानते हैं कि ये जो बात है कि प्लेटों पर आधा खाया हुआ खाना मौजूद था, ये एक झूठ है, बाद में इसको गढ़ा गया है। और ये जो कुर्सियों के पलटे जाने की बात है, ये भी झूठ है, इसको भी गढ़ा गया है। और ये जो ऑयल स्किन यानी कि रेनकोट जो मिलने की बात थी कि एक वहाँ पर मिला था, इसमें भी कुछ ज़्यादा दम, कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती है। और ये जो डायरी की बात आती है कि डायरी मिली थी, उसमें लिखा हुआ था ये सब बातें कि रो रहा है और तूफान आ रहा है, अजीब अजीब बातें। तो ये माना जाता है कि समय के साथ साथ जैसे ये कहानी आगे बढ़ती चली गई, जिनकी इनमें दिलचस्पी थी, तो ये डायरी की बातें और ये सब जो चर्च की छत पलटे जाने की बातें, हाथों से खोदे जाने की बातें, ये सारी बातें फिर लोगों ने अपने आप अपने हिसाब इसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से फिर इनको अलग दूसरी कहानियों से लाकर इसमें जोड़ना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से फिर ये कहानी बढ़ते बढ़ते आगे ज़्यादा कई नई चीज़ें आती गई, तो इनके साथ फिर ये कहानी काफ़ी ज़्यादा उलझती चली गई। इस समय इसके बारे में पता लगाना ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन ये माना जाता है, ये जो थ्योरी आई थी एक, कि किसी तरह से ये जो दो लोग थे ये बाहर गए, शायद बक्सों को बचाने के लिए, कुछ सामान को बचाने के लिए। इनको समंदर में ये खाना खाने के लिए बैठे थे, या फिर खाना खाने के बाद या दोपहर में किसी भी वक्त ये यहाँ पर मौजूद थे, तो इनको समंदर से उठती हुई लहरें दिखाई दी। उसके बाद ये गए वहाँ पर अपने सामान को बचाने के लिए। तीसरे ने देखा कि कोई और बड़ी लहर आ रही है, वो इनको चेतावनी देने के लिए गया, लेकिन तीनों लोग यहाँ पर फिर समंदर में बह गए। अब ये थ्योरी मानी जाती है सबसे ज़्यादा, जो यकीन करने वाले लोग हैं वो इसमें मानते हैं। जो लोग इन जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी कमी है, कि एक भी लाइट हाउस कीपर की लाश आज तक नहीं मिली। कुछ पता नहीं लग पाया, इनके किसी कपड़े का निशान नहीं मिल पाया, कोई इनके शरीर का हिस्सा भी नहीं मिला, कुछ भी आज तक मिला नहीं है। और समंदर में कोई चीज़ रहती नहीं, वो बाहर आ जाती है। तो आसपास के जो टापू थे, इन पर भी काफ़ी लंबे समय तक नज़र बनाई गई कि इनकी लाशें हो सकता है बाहर मिले कहीं पर समंदर के किनारे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो खैर, लोग अपने अपने हिसाब से धाराएं बनाते हैं। अब क्या हुआ था ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी धारा सामने आए जो साबित कर सके, बता सके कि इनके साथ क्या हुआ था। ये थी हमारी आज की कहानी।